गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विश्वजीत कुमार, इंग्लिश के जादूगर। आज चर्चा का टॉपिक होगा नरेशन। इसके बाद के टॉपिक्स होंगे वॉइस। आज नरेशन से संबंधित जब चर्चा करें तो पहले कुछ बातों को आपके सामने रख दूं, फिर आगे इसको बढ़ा। सीजीएल मेन को लिया जाए तो नरेशन से संबंधित 27 क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल मेन में कुल मिलाकर। इन 27 क्वेश्चंस में एक दो या थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड भी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए नरेशन से संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपसे ये एग्जामिनर डिमांड करता है या आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको लैंग्वेज की बेसिक जानकारी होगी या लैंग्वेज पर आपकी पकड़ थोड़ी बहुत अच्छी होगी। तो कुछ प्रश्न तो लैंग्वेज के आधार पर निपटाना होता है, और लेकिन अधिकतर प्रश्न हम और आप नियम कानून ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशंस पर हल कर सकते हैं। तो एक संक्षेप में हमने चर्चा ये किया कि नरेशन के प्रश्नों का नेचर कैसा होगा। तो ज़्यादातर प्रश्न इजी टाइप के होंगे और एक दो या तीन चार प्रश्न लैंग्वेज बेस्ड पॉसिबल है, लैंग्वेज बेस्ड होंगे। दूसरा, आप बनाने के क्रम में, आपने प्रैक्टिस के क्रम में ये देखा होगा कि नरेशन से संबंधित कुछ प्रश्न छोटे होते हैं, 1 लाइन के, 2 लाइन के, और कुछ प्रश्नों को 3-3 या 4-4 लाइन्स में भी बांटा जाता है या रखा जाता है। ऐसे प्रश्नों को देखकर आप विचलित ना हो। छोटे प्रश्न भी आसान होंगे और बड़े प्रश्न भी आसान होंगे। छोटे प्रश्नों में भी हमें कम बातों को ध्यान में रखना है और बड़े प्रश्नों में भी हमें कम बातों को ही ध्यान में रखना है। बड़े प्रश्नों को हल करते समय हमें डेविएट नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, और पूरे प्रश्नों को पढ़ने की बजाय हमें कुछ खास वर्ड को ही टारगेट लेना चाहिए, लोकेट करना चाहिए और इन्हें ऑप्शन में देखना चाहिए। आज हमारी परिचर्चा का विषय यही है, और इस विषय में मैं जितने भी परंपरागत इसके ट्रेडिशनल रूल्स हैं उन सभी रूल्स को हटा दूंगा और एक नए रूल की चर्चा आपके सामने करूंगा। ये नए रूल आपके दिमाग में भी हैं, बस ज़रूरत है आपके नियमों को एक्टिवेट कर देना। तो आज हमारी इसी एक्टिवेशन की प्रक्रिया में ये कुछ रूल्स डिफरेंट होंगे। इन रूल्स पर आप अभ्यास कर लें। आशा है यदि आप नरेशन 5 से 7 मिनट में 27 क्वेश्चंस बनाते होंगे तो नरेशन आप 2 मिनट के अंदर ला सकते हैं या हल कर सकते हैं। चले आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हमारी चर्चा थी कि नरेशन के क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा, नरेशन के प्रश्न कैसे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, नरेशन के प्रश्नों में हमें बहुत नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा या नरेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करने में हमें कम रूल और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। आए आगे चर्चा को बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी नरेशन का 2 पार्ट होता है या नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। एक है कि स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों रख देना, और एक है स्पीकर की बात को भाव को सेम रखते हुए दूसरे के द्वारा व्यक्त करना या इनडायरेक्ट रूप में व्यक्त करना। नरेशन के 2 पार्ट। अभी हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जानकारी इसमें नहीं है, जिसे हम आप चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, जिसे ध्यान में न भी रख सकते हैं। दूसरा, हम आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जान गए तो ये भी जानकारी है कि डायरेक्ट नरेशन के
दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, या इसी का नाम हम और आप रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और दूसरे पार्ट का नाम हम और आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, या इस पार्ट का नाम हम और आप रिपोर्टेड वर्ब भी बोल सकते हैं। संक्षेप में नरेशन दो प्रकार के होंगे या होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस का दो पार्ट है। एक पार्ट का नाम रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। दूसरे पार्ट का नाम रिपोर्टेड स्पीच, और जिसे आप रिपोर्टेड वर्ब भी कह सकते हैं। तो एक संक्षेप में हमने परिचय ले लिया इस नरेशन के बारे में। आज हमारी चर्चा है रूल ऑफ मैचिंग। मैच का मतलब मिलाना, मैच का मतलब टैली करना। तो आज नरेशन से संबंधित हम और आप रूल ऑफ मैचिंग को सीखेंगे, लेकिन इस रूल ऑफ मैचिंग के साथ साथ एक और प्रक्रिया को ध्यान में रखना पड़ेगा, या एक और प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा कि मैचिंग करने के साथ साथ आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना होगा। अर्थात रूल ऑफ मैचिंग जिसे मैं रखूंगा, ये कुल मिलाकर के 2 टियर प्रोसेसेज है, 2 स्तरीय प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया में होगी कि कुछ खास वर्ड को आपको ऑप्शन के वर्ड से मैच कराना होगा, और दूसरी प्रक्रिया होगी एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेट करना, काटना और आंसर के नज़दीक पहुंचना। क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से एक सही ऑप्शन को छोड़कर रेस्ट ऑप्शंस आपके दुश्मन हैं। तो नरेशन के सवाल को तेजी से हल करने के लिए हमें दुश्मन को एलिमिनेट करना है और तेजी से आंसर के नज़दीक पहुंचना है, और बचे हुए नज़दीक ऑप्शन में निर्णय लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, जिसे एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इस रूल ऑफ मैचिंग को 2 प्रोसेस से गुजारेंगे। एक प्रोसेस मैच कराना का होगा और दूसरा प्रोसेस ऑप्शन एलिमिनेशन का होगा। तो आए इस रूल ऑफ मैचिंग में क्या क्या ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पॉइंट फर्स्ट, इस मेथड की चर्चा करें इसके पहले कुछ बातें आपसे बता दूं। किसी भी बुक को यदि आधार बना लिया जाए तो बुक्स में मैंने देखा है कि नरेशन से संबंधित 100 से अधिक रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं, और मेरे विचार से एक स्टूडेंट्स के दिमाग में इतने रूल्स को रखना और रखने के बाद तेज़ी से अप्लाई करना या उसके एप्लीकेशन पर मास्टरी हासिल करना थोड़ा दुष्कर या कठिन कार्य है। इन दुष्कर कार्य को, इन कठिन कार्य को आसान बनाने के लिए ही हमने एक नए रूल का इजाद किया, और जिसका नाम हमने रखा है रूल ऑफ मैचिंग। इसके अंतर्गत काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, जिन स्टेप्स को ध्यान में रखना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए सही आंसर तक पहुंचना है। सबसे फर्स्ट कि हम और आप ये समझ गए कि एक जो डायरेक्ट नरेशन का प्रश्न होगा उसके 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट का नाम रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हमने कहा कि आप रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं, और दूसरा पार्ट का नाम रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हमने कहा कि आप रिपोर्टेड वर्ब भी बोल सकते हैं। किताब के अनुसार जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे और आसान बना लें कि जिस पार्ट में आप सेड देख लें, जिस पार्ट में आप टोल्ड देख लें, जिस पार्ट में आप आस्क्ड देख लें, जिस पार्ट में आप रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड वर्ड देख लें, ये वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होगा। और जिस पार्ट में इन शब्दों की कमी आप देख लें तो उस पार्ट का नाम आप रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं। यह आसान हो जाएगा कि जिसमें सेड टोल्ड आस्क्ड दिया हुआ उसे रिपोर्टिंग वर्ब मान लें, और जिसमें नहीं दिया हुआ उसे रिपोर्टेड स्पीच मान लें। ये पहली प्रक्रिया हमारा गुजरे। आए अब रूल ऑफ मैचिंग में क्या करेंगे
इसी की चर्चा विस्तार से कर दूं तेजी से। तो इस रूल ऑफ मैचिंग में हमें केवल रिपोर्टेड स्पीच को ही इन्वॉल्व करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का काम न के बराबर होगा, कभी कभार उसका भी सहारा लेंगे, लेकिन पूरी तरह से निर्भर रहेंगे रिपोर्टेड स्पीच पर। अब हमें क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कुछ खास वर्ड्स को टारगेट रखना है, और ये वर्ड जैसा क्वेश्चन में रखा गया है, अर्थात ये वर्ड जैसा रिपोर्टेड स्पीच में रखा गया है, यदि यही वर्ड ज्यों का त्यों ऑप्शन में रख दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में इस ऑप्शन को हम और आप अपने आंसर के दायरा से बाहर कर लेंगे, या इस ऑप्शन को हम और आप एलिमिनेट कर देंगे, ये मानते हुए कि ये हमारा आंसर नहीं होने जा रहा है। तो किन्हें ध्यान में रखें, किन्हें मैच कराएं और किन्हें मैच न कराएं। तो मैच कराने के क्रम में सबसे फर्स्ट मैचिंग हमारी होगी नंबर पहला, यदि रिपोर्टेड स्पीच WS से प्रारंभ हो, तो हम जानते हैं कि WS से प्रारंभ होने पर यह दो प्रकार का सेंटेंस पॉसिबल है, या तो यह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी का पॉसिबल है, या WS से प्रारंभ होने पर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का भी पॉसिबल है। तो जैसे ही WS से प्रारंभ हो रिपोर्टेड स्पीच, तो सबसे पहले आप वाक्य के अंत में नजर दौड़ा लें। यदि वाक्य के अंत में एक्सक्लामेटरी चिन्ह हो, या एक्सक्लामेशन का चिन्ह हो, या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो, या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो ऑप्शन में निम्न बातों का ध्यान में रखें, या निम्न बातों को ध्यान में रखें। कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है? तो नंबर पहला कि कोई भी WH ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यदि एग्जामिनर ने जानबूझ करके प्रयोग किया तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यह ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। यह पहली बात। दूसरी बात, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में WH वर्ड तो गायब रहेंगे ही, किंतु कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए, अर्थात दैट ऑप्शन में आना चाहिए। जिन ऑप्शन में दैट नहीं प्रयोग किया गया होगा उन ऑप्शन को ध्यान में नहीं रखेंगे, उस ऑप्शन को भी हम और आप एलिमिनेट कर देंगे। यदि दैट का प्रयोग है तब तो चलेगा, और यदि दैट का प्रयोग नहीं है तो ऐसे ऑप्शन नहीं चलेंगे। नंबर 2, इन दो बात के आधार पर हम और आप एक्सक्लामेटरी के से संबंधित प्रश्न को एलिमिनेट कर सकते हैं। आ जाएं रूल ऑफ मैचिंग के रूल नंबर दूसरा, जो इसी WS से रिलेटेड है। मान लिया जाए कि रिपोर्टेड स्पीच WS से प्रारंभ हुआ, किंतु अब की बार वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, एक्सक्लामेटरी का चिन्ह नहीं दिया गया है। तब अब हमें कुछ फिर बातों को ध्यान में रख लेना होगा। नंबर पहला कि अब की बार सभी WH वर्ड ऑप्शन में आएंगे, अर्थात WH ऑप्शन से गायब नहीं रहेगा। ऐसे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे जिसमें WH को उड़ा दिया गया हो, WH का एक्लिप्स कर दिया गया हो, WH का इलोप कर दिया गया हो। दूसरा, जब WH से प्रारंभ हो और इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो, तो इस WH के पहले कोई कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, अर्थात WH के पहले इफ का रखना गलत, WH के पहले दैट का रखना गलत, WH के पहले वेदर का रखना गलत हो जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी, जो आप अक्सर क्वेश्चन में देखेंगे इंट्रोगेटिव से संबंधित में, एग्जामिनर जानबूझकर कई ऑप्शंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही छोड़ देता है, जबकि नियम के अनुसार दिया गया क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हो तो
ऑप्शंस कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं होना चाहिए, ऑप्शंस एसर्टिव में बदल दिया जाना चाहिए। अर्थात इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का ऑप्शन यदि इंट्रोगेटिव फॉर्म में रख दिया जाए तो ऐसे ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये रूल ऑफ मैचिंग से संबंधित 2 नियमों को सीखा। आए विस्तार से इसी को बढ़ाएं। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदे नियम नहीं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा उलझन नहीं है। इसमें कुछ कम छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम और आप ध्यान में रख करके सवाल को हल कर सकते हैं। रूल नंबर 3 पर आ जाए। रूल नंबर 3 के अंतर्गत टेंस पर चर्चा करेंगे, यानी रूल ऑफ मैचिंग का नियम नंबर 3। हेडिंग हमने बनाया टेंस। साधारण नियम यदि अप्लाई किया जाए या छोटी बात यदि ध्यान में रखा जाए तो यह है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और ऑप्शंस का टेंस मैच नहीं होना चाहिए। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में रखा गया हो, ऑप्शन भी उसी टेंस में नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए कि रिपोर्टेड स्पीच में V1 या V5 रखा गया हो और ऑप्शन में भी V1 या V5 रख दिया जाए, तो इसे बोलेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को ऑप्शन में मैच करा दिया गया। ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मान ले रिपोर्टेड स्पीच में V2 रखा गया हो और ऑप्शन में भी V2 रख दिया जाए, तो बोला जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और ऑप्शन का टेंस मैच कर गया। तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। किंतु कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और ऑप्शन का टेंस मैच हो जाए। तो एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे? तो एक्सेप्शंस नंबर 1 हो जाएंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और ऑप्शन का टेंस मैच कर सकता है। दूसरा, मान लिया जाए रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या रिपोर्टेड स्पीच हमारे डे टू डे लाइफ से संबंधित कोई बात लेकर के आया हो। तब ऐसी स्थिति में यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर, हैबिट होने पर, आदत होने पर ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और ऑप्शन का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा, मैच करेगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा, मान लिया जाए कि रिपोर्टेड स्पीच में हेड को ही ज्यों का त्यों रख दिया गया हो और लेखक हमसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बोल रहा हो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तब ऐसी स्थिति में हेड को हमें ज्यों का त्यों छोड़ देना होगा। तो ये 3 स्थितियां पॉसिबल है जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ऑप्शन के टेंस से मैच करेगा। किंतु ज़्यादातर स्थिति में आप यही समझ लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और ऑप्शन का टेंस मैच नहीं होना चाहिए। यह रूल नंबर 3 था। आगे रूल ऑफ मैचिंग चौथा को जब बढ़ाए, चौथा की ओर चले, रूल ऑफ मैचिंग नंबर 4। हेडिंग में बना रहा हूं प्रोनाउन या हेडिंग में बना रहा हूं पोसेसिव एडजेक्टिव। इस रूल ऑफ मैचिंग के अनुसार यदि रिपोर्टेड स्पीच में रखा गया प्रोनाउन अथवा पोसेसिव एडजेक्टिव ज्यों का त्यों ऑप्शंस में रख दिया गया हो या रख दिया जाए या मैच कर जाए, तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना चाहिए। कहने का आशय है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। आने की स्थिति में ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव पर चर्चा फिर आगे विस्तार से भी कर लेंगे थोड़ा।
आए रूल ऑफ मैचिंग नंबर 5 पर हमारा चर्चा कर ले। नंबर 5, कई बार आपने देखा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट नरेशन में यस का प्रयोग और डायरेक्ट नरेशन में नो का प्रयोग। जब डायरेक्ट नरेशन में यस और नो का प्रयोग किया गया हो तो नियम के अनुसार या जानकारी के अनुसार या ऑप्शंस के अनुसार यस को आंसर्ड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में बदल देते हैं और नो को आंसर्ड इन निगेटिव या रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल देते हैं। पुनः कहने का आशय यही है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस अथवा नो में से किसी एक का प्रयोग किया गया हो तो यह यस और नो ज्यों का त्यों किसी ऑप्शन में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि यस को ज्यों का त्यों किसी ऑप्शन में लगा दे, यदि नो को ज्यों का त्यों किसी ऑप्शन में लगा दे तो ऐसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दें और मान लें यह आपका आंसर नहीं है। यस को चेंज करके आंसर्ड इन पॉजिटिव या रिप्लाइड इन पॉजिटिव या अफर्मेटिव या आंसर्ड नो को आंसर्ड इन निगेटिव या रिप्लाइड इन निगेटिव या आंसर्ड इन निगेटिव आप बदल सकते हैं। यह रूल था 5। रूल नंबर 6 पर आ जाएं, रूल नंबर 6 पर आ जाएं। इस रूल नंबर 6 के अंतर्गत हम शामिल करने जा रहे हैं प्लीज को। कई बार आपने देखा होगा डायरेक्ट नरेशन के प्रश्न में रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज का प्रयोग किया गया है। जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज का प्रयोग किया गया हो तो यह ध्यान में रख ले कि यह प्लीज ऑप्शन में ज्यों का त्यों नहीं आना चाहिए। कई बार तो 2 प्रकार से ऑप्शन को सेट करता है एग्जामिनर। एक तो प्लीज को रिक्वेस्टेड में बदल देगा या रिक्वेस्ट में बदल देगा और रिक्वेस्टेड और रिक्वेस्ट के साथ साथ प्लीज को भी ऑप्शन में छोड़ देगा, और कई बार रिक्वेस्टेड को गायब करके प्लीज को ज्यों का त्यों छोड़ देगा। तो यह ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में प्लीज आया हो तो यह प्लीज ऑप्शन में ज्यों का त्यों नहीं आना चाहिए। आने की स्थिति में ऐसे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऐसे ऑप्शन को आंसर के रूप में नहीं लेना है। इसी से संबंधित यह बात भी ध्यान में रख ले कि जब प्लीज को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे या फिर रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट में बदल दें, रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे तो रिक्वेस्टेड के बाद टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्टेड के बाद टू का प्रयोग ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा और कई बार ऑप्शन में जानबूझकर लेखक रिक्वेस्टेड के बाद टू का प्रयोग कर देता है और यदि हमारी नज़र एग्जाम में बच गई तो यह आंसर हमारे एरिया से बाहर हो जाएगा या हम गलत आंसर को टिक आउट कर लेंगे। इसलिए सतर्क रहें, इसे भी आप ध्यान में रखें। रूल ऑफ मैचिंग के अंतर्गत अगला नियम की ओर चल रहे हैं और अगला हमारा नियम रहेगा नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, रूल ऑफ मैचिंग रूल नंबर 7। आपने देखा होगा डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते और कई प्रश्न आपको मिला होगा या बहुत सारे प्रश्न आते ही हैं जिनमें कुछ न कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम रखा गया है। इन एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में भी कुछ बात को ध्यान में रख लें। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम की चर्चा ही कर लें कि एक तरफ डी बराबर हमने डायरेक्ट नरेशन रखा और एक तरफ IND बराबर इनडायरेक्ट नरेशन रखा। देखे होंगे कि डायरेक्ट में नाउ रखा गया है, डायरेक्ट में अगो रखा गया है, डायरेक्ट में टुडे रखा गया है, डायरेक्ट में यस्टरडे रखा गया है, डायरेक्ट में
टुमारो रखा गया है। तो जानकारी के अनुसार हम और आप नाउ को देन में बदल देते हैं, अगो को बिफोर में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, एस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल देते हैं और टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। ये जानकारी के अनुसार, ये जानकारी आपके पास पहले से ही होगी। लेकिन रूल ऑफ मैचिंग में हमें क्या करना है, तो ये ध्यान में रखना है, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया हो तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम ज्यों का त्यों ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का एडवर्ब ऑफ टाइम और ऑप्शन का एडवर्ब ऑफ टाइम मैच नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन में भी नाउ को दिया गया, रखा गया हो और ऑप्शन में भी नाउ को ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा तो ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन में मान लिया जाए कि अगो को रखा गया है और ऑप्शन में भी अगो को ज्यों का त्यों कहीं रख दिया जाएगा तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। ये रूल 7वां था रूल ऑफ मैचिंग का। तो ये संक्षेप में हमने एक कारगर रूल ऑफ मैचिंग के नियम की चर्चा की। अब आ जाएं इसके कुछ मिसलेनियस पार्ट की भी चर्चा कर लें। हमने कुछ और काम नहीं किया बल्कि बहुत सारे नियमों को, 100+ नियमों को इन कुछ रूल्स से रिप्लेस करने का कार्य किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि एग्जाम में सवाल को तेजी से हल करवाना, कि जो भी आप में से स्टूडेंट्स इस प्रश्न को देखकर या नरेशन के प्रश्न को देखकर जिनके दिमाग में डर बैठ गया होगा या जिन्हें लगता होगा कि बड़ा टाइम टेकिंग है और 5 से 7 मिनट 27 क्वेश्चंस को हल करने में लगता है, तो आशा है इस प्रैक्टिस के आधार पर यह सवाल आप 1.5 से 2 मिनट के अंदर ला सकते हैं। अर्थात 27 क्वेश्चंस को 1.5-2 मिनट में आप हल कर सकते हैं। इसके लिए बस ज़रूरत होगी कि सतर्क होने की, ज़रूरत होगी रूल ऑफ मैचिंग पर पकड़ बनाने की, ज़रूरत होगी ऑप्शन एलिमिनेशन की। जो जितना तेजी से रूल ऑफ मैचिंग के नियम को अप्लाई कर ऑप्शन को एलिमिनेट करेगा वो उतने तेजी से प्रश्न को हल कर लेगा। आ जाएं कुछ मिसलेनियस पार्ट पर भी चर्चा कर लें। तो अब मैं हेडिंग बना रहा हूं मिसलेनियस। हमने रूल ऑफ मैचिंग की चर्चा की। रूल ऑफ मैचिंग में आप ध्यान में रख सकते हैं जितनी बातें हमने कहा वह 100% कारगर है, 100% इम्पोर्टेंट है और सवाल को, ऑप्शन को तेजी से एलिमिनेट करने में सबसे ज़्यादा पिवोटल रोल प्ले करता है। मिसलेनियस ले ले तो इस मिसलेनियस के अंतर्गत सबसे पहली बात चर्चा कर रहा हूं इस सन और 1, 2, 3 पर। पहले से भी आपको यह जानकारी होगी रूल। हमारा तरीका इस रूल को दूसरे तरीका से परोसना है। हमारा तरीका किताब के तरीके पर चलना नहीं है। मेरा तरीका है या मेरा उद्देश्य है ये बताना कि एसएससी या फिर यूपीएससी के एग्जाम में यदि नरेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनका इसके संबंध में क्या मानना है, उनका इसके संबंध में किस प्रकार का आंसर होता है, इस बात को ही हाईलाइट करना है। आइए इसे इस प्रकार समझ लें। एक हमने सन लिखा, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1, 2, 3 बराबर 1 बराबर फर्स्ट पर्सन, सेकंड बराबर सेकंड पर्सन, थर्ड बराबर थर्ड पर्सन। अब इसे इस प्रकार लें। सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात सन स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। वेयरएज 1, 2, 3
स्टैंड्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात सन लिखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए और 1, 2, 3 रखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के लिए। इसका आशय यही है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कहीं भी किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में किया जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना चाहिए। दोबारा ध्यान में रख लें कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रयोग आपको देखने को मिले, चाहे यह सब्जेक्ट के रूप में मिले अर्थात आई मिले या वी मिले, या आई का ऑब्जेक्टिव केस मी मिल जाए या वी का ऑब्जेक्टिव केस अस मिल जाए, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में मिले या ऑब्जेक्ट के रूप में मिले, इसे परिवर्तित करना चाहिए इनडायरेक्ट बनाते समय। किसमें? तो सब्जेक्ट में। और किसके सब्जेक्ट के अनुसार? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन देखने को मिलता है, चाहे यह सब्जेक्ट के रूप में मिले चाहे यह ऑब्जेक्ट के रूप में मिले, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इसको परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। थर्ड पर्सन नो चेंज के संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगा, एसएससी के विगत प्रश्नों को हल करने के क्रम में या विगत वर्षों के प्रश्नों को देखने के बाद और ऑप्शन को देखने के बाद और आंसर को देखने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह थर्ड पर्सन नो चेंज का कंसेप्ट लागू नहीं है। एसएससी का जब आप आंसर देखेंगे तो कई बार आप देखिएगा कि थर्ड पर्सन को भी फर्स्ट पर्सन में बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया। इसलिए इस नियम को थर्ड पर्सन नो चेंज को के पकड़ को मजबूत करने के लिए अब आपके पास देखते होंगे कि जब एग्ज़ाम आप एसएससी का देते होंगे तो आपके मोबाइल पर फिर बाद में आंसर वो भेजता है कि कैंडिडेट आंसर ये रहा और करेक्ट आंसर ये रहा। करेक्ट आंसर सुधार करके एसएससी जब लोड करता है तो उस आंसर्स में आप देखेंगे कि जब थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया क्वेश्चन में, उस थर्ड पर्सन को जानबूझकर आंसर में बदल ही दिया गया या उसे आंसर के रूप में चुना गया जिसमें थर्ड पर्सन को बदला गया है। इसलिए थर्ड पर्सन नो चेंज के कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान में रखें या कंफर्म कर लें। और मेरे विचार से थर्ड पर्सन भी चेंज एसएससी कर देता है, इसलिए हम आप भी कर लें। फिर भी अर्थ को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लें। तो ये चर्चा थी हमारी मिसलेनियस में फर्स्ट नंबर 2। इसी मिसलेनियस में कि हमने शुरू में प्रारंभ में चर्चा ये इस बात का किया कि नरेशन से संबंधित कई प्रश्न तो छोटे होते हैं और कई प्रश्न काफ़ी लॉन्ग होते हैं, 3-3 लाइन के, 4-4 लाइन के। और 3-4 लाइन के प्रश्न दिए जाने के बाद कई स्टूडेंट्स से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उन्हें हल करने में कठिनाई महसूस होती है या वो असहज महसूस करते हैं। तो उन्हें यह जानकारी दे दे कि जब क्वेश्चन लॉन्ग सेट होती है या जब क्वेश्चन 27 क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो एसएससी का एग्जामिनर भी ये आशा करता होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ करके और ग्रामर के पुराने नियम के अनुसार कन्वर्ट मत करें। आप कुछ संकेत को खोजें और संकेत को खोजकर ऑप्शन को एलिमिनेट करें। आपसे कम समय में सवाल बनाना है, आपकी विद्वता की जांच नहीं है। इसलिए जो जीता वो सिकंदर। तो जो आदमी नियम को बड़ा तेजी से लगा लिया और जो आदमी अपने तरफ से नियम को, नए नियम को ईजाद कर लिया, पुराने नियम को छोड़ दिया, वो 27 के 27 प्रश्न 1.5 मिनट में बना करके और दूसरे सेक्शन पर अपना टाइम लगाएगा। तो बोलने का आशय यही है कि जब भी लॉन्ग टाइप हो या जब भी शॉर्ट टाइप सवाल हो तो सबसे पहले आप टारगेट 3 बातों को रख लें।
यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑक्सिलरी वर्ब है तो आप इस ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के आधार पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के आधार पर भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। अर्थात जब लॉन्ग सवाल हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस हो, तो हमें इन छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इस पर मैं पहले एग्जाम्पल क्लियर कर देना चाहूँगा, आप एग्जाम्पल को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 को ले लें। 1 नंबर सेंटेंस में मे को रखा गया, और चूंकि मैंने कहा कि जब भी आप नरेशन के सवाल को बनाएं और ऑप्शन एलिमिनेट करना हो एग्जाम में बहुत तेजी से, तो 3 छोटी छोटी बातों को पहले टारगेट ले। ऑक्सिलरी वर्ब टारगेट ले, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मॉडल वर्ब टारगेट ले, मॉडल वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब टारगेट ले। पहले इनको निपटा ले। इनके आधार पर यदि ऑप्शन बच जाए तो हमें दूसरे बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इस सवाल में यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग किया गया है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब टारगेट में रखेंगे, ये सारा टारगेट रिपोर्टेड स्पीच में ही होगा। देखा कि मे है, जानकारी आपको है कि मे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदल देते हैं? माइट में। तो अब ऑप्शन पर आ जाएं और उसी ऑप्शन पर हम और आप गौर करेंगे जिस ऑप्शन में मे को माइट में परिवर्तित किया गया है। यदि मे को माइट में परिवर्तित नहीं किया गया होगा तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। आप ऑप्शन 1 को देख ले, कहीं भी मे का माइट नहीं है, यहां तक कि मे को गायब कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं होगा। आप 2 नंबर ऑप्शन देख ले, कहीं भी मे को माइट में परिवर्तित किया गया नहीं, तो 2 नंबर को भी एलिमिनेट कर देंगे। आप ऑप्शन नंबर 4 देख लें, कहीं भी मे को माइट में परिवर्तित किया गया नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट कर देंगे। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। अर्थात बहुत पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं हुई। बस यही काम है नरेशन में, एग्जाम में, यानी नरेशन के प्रश्न आपके नज़र का धोखा है, आपके ब्रेन का धोखा नहीं है। आप कितना नरेशन के रूल रेगुलेशंस आपने रटा, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई मकसद नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं। आप तेजी से एलिमिनेट करते हैं या नहीं, यही निर्भर करता है। कुछ सवाल और दिखा दे आपको ताकि हम आप बना सकें। जैसे ये सवाल थोड़ा लॉन्ग है। यदि इस सवाल में रिपोर्टेड स्पीच में बोरोड को ही टारगेट रख लिया जाए तो हम और आप लगभग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, या फिर सीधा यूं कहा जाए कि इसी के आधार पर हम इस सवाल में आंसर तक ही पहुंच जाएंगे। बोरोड बराबर वर्ब का कैसा फॉर्म है? दूसरा। और नियम आप जानते होंगे टेंस के परिवर्तन से संबंधित कि वर्ब के दूसरा को किस में बदल देते हैं? हेड प्लस V3 में। इसका आशय है, इसका मतलब है कि जैसे ही क्वेश्चन में V2 रखा गया तो अब हमें ऑप्शन पर नजर दौड़ा लेना चाहिए। क्योंकि हमने कहा कि 3 ही बात का टारगेट सबसे पहले लेना है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। इस सवाल में भी हमने बड़े सवाल को पढ़ा नहीं, हमारी नज़र केवल 3 चीज़ को खोज रही थी। 3 में से एक मेरे पास मिला, वो मिला बोरोड बराबर वर्ब का दूसरा। हालांकि आप डू को भी लेंगे तो यहाँ भी वर्ब का पहला है, इसे लेकर के भी आप निपटा सकते हैं। बोरोड को लेकर के भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बोरोड बराबर वर्ब का दूसरा, आंसर में अब हमारा होना चाहिए हेड प्लस V3, इसलिए उसी ऑप्शन पर गौर करेंगे जिसमें V2 को अर्थात बोरोड को हेड बोरोड में बदल दिया हो, अर्थात हेड प्लस V3 फॉर्म में रखा हो। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में बोरोड को ज्यों का त्यों रखा गया, अर्थात ये बोला जा सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और ऑप्शन का टेंस लेखक ने क्या किया? मैच करा दिया। तो रूल ऑफ मैचिंग के नियम के अनुसार ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया। आप ऑप्शन नंबर 2 में भी देख रहे होंगे कि बोरोड बराबर V2 ज्यों का त्यों रखा हुआ है, अर्थात इस ऑप्शन में भी लेखक ने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को मैच करा दिया।
क्वेश्चन से टेंस को मैच करा दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया। आप चौथा ऑप्शन में भी आप देख लें कि बोरोड को ज्यों का त्यों रख दिया, अर्थात क्वेश्चन में रखा गया टेंस और ऑप्शन में रखा गया टेंस मैच करा दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर हमारे पास कौन बचा? 3 नंबर। दोबारा हमने कोई पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो नरेशन के सवाल को आप इसी अनुरूप हल कर सकते हैं। आए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। 5 नंबर क्वेश्चन को देखने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस नरेशन को हम ग्रामर के नियम के आधार पर हल नहीं कर सकते। और मेरे विचार से किसी भी किताब में यदि नरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस की कवरेज यदि 200 प्लस भी होगी, तो नरेशन के कुछ सवाल को बनाने के लिए ये सारे रूल्स बेकार साबित होंगे। कई बार आपको लगेगा कि यदि नरेशन से संबंधित 1000 बुक्स भी कंसल्ट कर लिए जाए रूल्स और रेगुलेशंस के, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें लैंग्वेज के आधार पर, जिन्हें सेंस के आधार पर, जिन्हें अर्थ के आधार पर आपको मोल्ड करना होगा, आपको चेंज करना होगा। और ऐसी स्थिति में आपके ग्रामर के नियम कम काम करेंगे, आपके ग्रामर के नियम का काम कम होगा, आपके लैंग्वेज के नियम का काम अधिक होगा, या लैंग्वेज का नियम ज़्यादा अप्लीकेबल होगा, ज़्यादा एप्ट होगा। यह सवाल ऐसे ही है। सो हेल्प मी ही व्हेन ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन। इस क्वेश्चन को यदि संक्षेप में हम आप इस रूप में चेंज कर लें, मोल्ड कर लें, तो इस क्वेश्चन का आशय यही है कि एक आदमी, इस आदमी में सब्जेक्ट के रूप में मैं ले लें, तो मैं बोल रहा हूं कि भगवान मुझे मदद करो, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। अर्थात जो लेखक है वो भगवान से चोरी न करने में मदद चाहता है। तो इसके लिए अब आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन 2 में एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 में भी एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है। हम आप जानते हैं कि एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट ये तभी बदलते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन कैसा हो, एक्सक्लामेटरी का या एक्सक्लामेशन का। ये क्वेश्चन में एक्सक्लामेशन का चिन्ह तो है, लेकिन यहाँ आश्चर्य व्यक्त करने का बोध नहीं है, आश्चर्य व्यक्त करने का आशा नहीं है, आश्चर्य व्यक्त करने का अर्थ नहीं है। यहाँ एक आदमी भगवान से मदद चाह रहा है, तो इसलिए मेरे विचार से ये 2 और 3 जिसमें आश्चर्य व्यक्त करने का भाव है, ये गलत ऑप्शन होगा। 4 नंबर ऑप्शंस कॉल अपॉन भी इस जगह पर गलत होगा। और आगे आगे ये कहना चाह रहा है कि भाई वो ऊपर वाले उसने जो रिजोल्यूशन लिया न चोरी करने का, उसे देखे। तो लेखक का आशय कुछ है और इस ऑप्शन का आशय या अर्थ कुछ है, इसे भी हटा देंगे और इसके लिए आंसर नंबर 1 को चुनना होगा। दोबारा ये बता दूं कि इस नियम को आप ग्रामर के किसी भी नियम की कसौटी पर कसेंगे तो यह सवाल हल नहीं होगा। और दोबारा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नरेशन के सभी सवाल को हल करने के लिए ग्रामर के नियम को मगअप करते हो, ग्रामर के नियमों को लर्न बाय रोट करते हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करें। आप रूल ऑफ मैचिंग को ध्यान में रख लें और नरेशन के नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा, नरेशन से संबंधित क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने के बाद आप पाएंगे कि ये रूल ऑफ मैचिंग एक मैजिकल रूल है जो अब तक आपने नहीं सुना और जिसकी चर्चा आपके किसी भी टीचर ने नहीं किया। चाहे आप जहां भी पढ़े हों, चाहे आप जिस किताब को भी पढ़े हों, अब तक उम्मीद है कि किसी ने इस रूल ऑफ मैचिंग के बारे में चर्चा आपके सामने नहीं किया। हमारा उद्देश्य या एक टीचर का उद्देश्य विद्वान बनाने का नहीं होना चाहिए। एक टीचर का उद्देश्य एक स्टूडेंट को नौकरी दिलाने का होना चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि तीव्र गति से सवाल एक्यूरेसी के साथ हल करें और जो बचा हुआ समय हो वो कुछ दूसरे टफ सेक्शन की ओर लगा दें ताकि हम और आप स्कोर को हाई कर सकें और 200 में 180 प्लस पहुंचा सकें। कुछ और सवाल हम आप देख लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लें।
सबसे पहले 6 के रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है आई विल गिव यू। हम और आप जानते हैं कि विल किस में बदलना चाहिए, वुड में। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में कहीं भी विल या वुड की चर्चा नहीं है, जबकि विल को बदल देना चाहिए किस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वुड में। कैन को बदल देना चाहिए किस में, कुड में। सेल को बदल देना चाहिए किस में, शुड में। मे को बदल देना चाहिए किस में, माइट में। चूंकि ऑप्शन नंबर 2 में कहीं भी विल का वुड नहीं है, इसलिए हम और आप इस ऑप्शन को हटा दें, एलिमिनेट कर दें। क्वेश्चन का भाव देखें। एक आदमी बोलना चाह रहा है कि मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा मुंह बंद रखने के लिए, इसलिए ऐसी स्थिति में मेरे विचार से सेड का प्रयोग गलत है। वो आदमी किसी के सामने प्रस्ताव रख रहा है कि भाई 100 रुपया लो और अपना मुंह बंद करो। वो आदमी बोल नहीं रहा है, वो आदमी प्रस्ताव रख रहा है। मानना ना मानना दूसरे का है, इसलिए ऑप्शन 1 भी एलिमिनेट कर देंगे। यदि ऑप्शन 3 पर आएंगे तो ये ध्यान में फिर एक बार रख लें कि रिक्वेस्ट, सजेस्ट, टोल्ड और आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अक्सर आप देखेंगे कि धोखा देने के लिए, चकमा देने के लिए एग्जामिनर सजेस्टेड के बाद टू, रिक्वेस्ट के बाद टू, टोल्ड के बाद टू, आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग करके प्रश्न ऑप्शन आपके पास रख देगा। तो ये 3 नंबर ऑप्शन ग्रामर के दृष्टिकोण से रॉन्ग है और इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए 4। दोबारा आप देख रहे होंगे कि हमने सारे प्रश्नों को बड़ी पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने परंपरागत तरीके से इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की, परंपरागत तरीके से इसे हल करने की कोशिश नहीं की। यही नरेशन से संबंधित प्रश्न होते हैं कि कुछ प्रश्न लैंग्वेज बेस्ड होंगे जिसमें सारे रूल और रेगुलेशन आपके फेल हो जाएंगे। आपके लैंग्वेज की जानकारी इसके लिए आवश्यक है और लैंग्वेज की जानकारी ही काम करेगी। जैसे इसमें ले लें, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज दिया गया है, तो हमने जाना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज रखा गया हो तो यह ऑप्शन में ज्यों का त्यों नहीं आना चाहिए। संजोग कि किसी भी ऑप्शन में प्लीज को नहीं रखा गया, यह अच्छी बात है। दूसरी छोटी बात कि क्वेश्चन में आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया। हमारा आप जानते हैं कि हैज को और हैव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किस में बदल देना चाहिए, बनाते समय हैड में। इज, एम, आर को किस में बदल देना चाहिए, वाज और वर में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम आप बनाएंगे तब हमें अब उस ऑप्शन पर ही नजर रखना है जिसमें हैव को हैड में बदला गया है। हमें उस ऑप्शन पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं रखना है जिसमें हैव को हैड में नहीं बदला गया हो। आप ऑप्शन नंबर 1 को देख लें, यहाँ विल हैव रखा गया है, हैव हैड में नहीं चेंज है। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाएं, 4 पर आ जाएं। ऑप्शन नंबर 4 में हैड तो लाया गया, ऑप्शन नंबर 3 में भी हैड है, ऑप्शन नंबर 2 में भी हैड है। अभी 2, 3, 4 एक नज़र में आंसर के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन जब ऑप्शन नंबर 4 पर देखेंगे तो 4 को देखने के बाद आपको लगेगा कि 4 नंबर में हैड को पहले रखा गया और सी को बाद में रखा गया, अर्थात इसे इन्वर्सन फॉर्म मान ले या इंट्रोगेटिव फॉर्म मान ले, जबकि इसमें सब्जेक्ट पहले होना चाहिए था और हेड बाद में होना चाहिए था। इस ऑप्शन में हेड पहले किया गया, सब्जेक्ट बाद में रखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। थोड़ा और सेंस लगा लें। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख रहे होंगे एक्सक्लेम्ड है। अब की बार तो इस प्रश्न में कहीं भी एक्सक्लामेटरी का चिन्ह भी नहीं है, तो जब एक्सक्लामेटरी का चिन्ह नहीं होगा तो हम एक्सक्लेम्ड वाले ऑप्शन को आंसर के रूप में नहीं लेंगे, तो ये 2 नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर के रूप में कौन सा बच जाएगा, 3 नंबर। जैसे इस 8 नंबर को आप देख लें, 8 नंबर में एक स्थान पर नॉट है
तो सबसे पहले नोट को ही निपटा लिया जाए। नोट के लिए हमने पढ़ा रिप्लाइड इन नेगेटिव या आंसर इन द नेगेटिव, और यस के लिए हमने पढ़ा अप्लाइड इन पॉजिटिव या आंसर्ड इन द पॉजिटिव या आंसर्ड इन पॉजिटिव। आप देखेंगे कि अगर नोट को ले लें तो मेरे विचार से आंसर्ड इन नेगेटिव या आंसर्ड इन द नेगेटिव केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस लगभग अर्थ दे रहा है, लेकिन नोट के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अब तक कुछ सवाल को हल करने के बाद एक निष्कर्ष पर हम और आप ये पहुंच गए होंगे कि नरेशन के प्रश्न को बनाने के लिए वास्तव में रिपोर्टेड स्पीच के सभी वर्ड को लाइन बाय लाइन पढ़ना आवश्यक नहीं है, या फिर परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्ड को नियम के अनुसार उलटना या पलटना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कुछ खास संकेत को पकड़ना और उस संकेत को ऑप्शन में मिलाते हुए एलिमिनेट करना। जैसे एक और सवाल ले लें। सबसे पहले यदि इस ऑप्शन में केवल सुख को ही टारगेट ले लिया जाए, सुख बराबर वर्ब का दूसरा, हम आप जानते हैं कि V2 किस में बदलेगा, हेड प्लस V3 में, तो हमें उसी ऑप्शन पर गौर करना चाहिए जिसमें सुख को हेड सेकेंड में बदल दिया गया हो या V2 को हेड प्लस V3 में बदल दिया गया हो। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में सुख को ज्यों का त्यों रख दिया गया, अर्थात क्वेश्चन से ऑप्शन का टेंस मैच करा दिया गया। यही प्रक्रिया ऑप्शन नंबर 2 में भी किया गया कि क्वेश्चन से ऑप्शन का टेंस मैच करा दिया गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में हेड सेकेंड लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 में भी हेड सेकेंड है। इसका मतलब है कि या तो आंसर 3 लिया जाए या आंसर 4 लिया जाए। अब आप डिड पर गौर कर लें। डिड बराबर वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म किस में बदलेगा, हेड प्लस V3 में। आप जब ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो इस जगह भी सुख को सेकेंड फॉर्म में रख दिया। डिड इट सेक, यानी डिड प्लस ये V1 था जिसे हेड प्लस V3 में बदल देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 में ज्यों का त्यों छोड़ दिया, यानी डिड बराबर V2 तो सुख बराबर V2, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है और सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, आंसर नंबर 4। आप इस सवाल को ले लें। सबसे पहले आप कन्फेस को टारगेट में रख लें। कन्फेस बराबर वर्ब का पहला, इसका अर्थ है कि V1 और V5 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस में बदल जाना चाहिए, V2 में। यदि गो बोला जाए तो गो बदल जाएगा किस में, वेंट में, या गोज भी बोला जाए तो गोज किस में बदलेगा, वेंट में। आप अब ऑप्शन एलिमिनेट करें। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में कन्फेस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही छोड़ दिया गया, तो 1 नंबर ऑप्शन क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में आपके पास मॉडल वर्ब विल है और विल किस में बदलेगा, वुड में, अर्थात उसी ऑप्शन पर गौर करेंगे जिसमें विल को वुड में बदला गया हो। आप देखेंगे कि 3 नंबर में विल हैव कर दिया गया, जबकि हैव की चर्चा भी क्वेश्चन में नहीं है। आप देखेंगे कि 4 नंबर में विल का वुड तो चेंज हुआ, लेकिन वुड के साथ हैव रखा गया। यह तभी पॉसिबल होता जब क्वेश्चन में भी विल हैव होता। तो क्वेश्चन में विल हैव होने पर हम आंसर में भी क्या करते, विल हैव को वुड हैव में बदल देते। इसलिए यह 4 नंबर ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, 3 नंबर ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सही आंसर हमारा हुआ 2। तो ये संक्षेप में हमने नरेशन से संबंधित नियमों की चर्चा की और हमने कुछ सवाल को बना करके आपके सामने रखा या एग्जाम्पल्स के तौर पर दिखाया। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस नियम को आत्मसात कर लें और इस नियम को आत्मसात कर आप जितने भी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आपकी पकड़ इस पर मजबूत होगी। और ये टॉपिक ये दिमाग में रख लें, ये दिमाग में बना लें कि नरेशन
या फिर वॉइस से संबंधित टॉपिक आपके जानकारी का धोखा नहीं है, आपके आंख का धोखा है। और जिस आदमी की स्कैनिंग पावर, जिस आदमी की आंख जितनी तेजी से चलेगी वो आदमी उतनी तेजी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा। और दोबारा ये ध्यान में रख लें कि एग्जाम में विद्वान की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो जीता वही सिकंदर, जिसने रूल को तेजी से लगाया और जिसने बाकी परंपरागत मेथड से हटकर नए मेथड को लगाया वो आदमी तेजी से सवाल को हल करेगा। उस आदमी के पास टाइम भी बचेगा, उस स्टूडेंट के पास टाइम भी बचेगा ताकि क्वेश्चन को कई राउंड मार ले और क्वेश्चन के कुछ टफ सेक्शन को वो दोबारा रिवाइज कर ले, दोबारा देख ले और अपने आंसर को चेक कर ले। थैंक यू वेरी मच।